वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, और ये करने की वजह जो है वो ख़ास तौर पे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो ताज़ा तरीन स्टोरी छपी है IMF टारगेट्स के हवाले से। शहबाज राना साहब की जो ये ख़बर है, इसके मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए जो 5 की शराइत IMF ने रखी थी और उन सब शराइत का ताल्लुक फिस्कल टारगेट से था, यानी कि ख़र्चे और जो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है उस हवाले से था। उसमें से पाकिस्तान ने सिर्फ 2 टारगेट्स को मीट किया है, बाकी 3 जो हैं वो पाकिस्तान मीट नहीं कर पाया। मगर ये बावजूद इसके स्टोरी में ये कहा गया कि कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, जो मुज़ाकरात होंगे IMF से या प्रोग्राम आगे चलेगा उसमें कोई मसला तो नहीं होगा। मगर जो 3 टारगेट्स मिस हुए हैं, शायद वो कहीं ना कहीं निशानदही भी करते हैं कि हमारी जो मईशत है इसमें क्या मसाइल अब भी मौजूद हैं। तो ये जो स्टोरी है विच इज़ बेस्ड ऑन द जो समरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ख़ुद रिवील की है, डिटेल्स जो हैं ख़ुद रिलीज़ की हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है कि क्या टारगेट्स मिस हुए, उसमें यही है कि जो प्रोविंसेस यानी कि जो सूबों के हवाले एक शर्त थी कि उन्होंने कितना सरप्लस जो है उसको जनरेट करना है, तो वो टारगेट जो है वो मिस हुआ है। उनको जितना टारगेट IMF की तरफ से दिया गया था वो नहीं मीट हुआ, ख़र्चा ज़्यादा सूबों ने कर दिया। इसके साथ साथ जो FPR को भी टारगेट दिया गया था कि उन्होंने टोटल रेवेन्यू कितना 12.3 ट्रिलियन कलेक्ट करना है, वो भी नहीं वो कर पाए। और साथ के साथ उनसे ये भी उनके ऊपर शर्त थी कि वो 50 बिलियन रुपए जो है रिटेलर्स से इकट्ठे करेंगे। ताजिर दोस्त स्कीम, जिसका हम पिछले बजट के करीब बहुत ज़िक्र सुनते थे, वो भी नहीं मुकम्मल हुआ। बट ओवरऑल ये मसला इतना नहीं रहेगा, क्योंकि स्टोरी के मुताबिक जो सबसे बड़ी शर्त थी और वो प्राइमरी बजट सरप्लस की, वो पूरी हुई है। अब ये जो तीनों इश्यूज़ हैं ये ख़ास तौर पे काफ़ी अहम है। एक वही बात कि जब भी FPR के टारगेट का जिक्र आएगा कि वो मीट हुआ या नहीं हुआ, तो शिकायत ये होगी कि जो भी टारगेट्स कलेक्ट हो रहे हैं या नहीं कलेक्ट हो रहे, वो एक बहुत जो हमारी टैक्स बेस है वो बहुत नैरो है। इस दफ़े भी ये शिकायत रही, पिछले साल भी रही, कि ज़्यादा जो बोझ डला है ये इन सब टैक्सेस का, ख़ास तौर पे वो जो सैलरीड तबका है यानी कि तनख्वाहदार तबका है उससे कलेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी तनकीद रही है हुकूमत पे कि वो इसको ब्रॉडन नहीं कर पाए। ख़ास तौर पे जो एक ट्रेडर्स क्लास है उसका ताल्लुक़ भी देखा जाता है PMLN से, कि वो उनकी बहुत एक कह सकते हैं मजबूत कोर सपोर्ट है, उनका वोटर है, वो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। तो इसलिए जितनी भी कोशिश होगी, जितना भी दबाव होगा IMF से, ज़्यादा दबाव डाला नहीं जाएगा ट्रेडर्स पे ये। और फिर जो तीसरा इशू है वो भी बहुत अहम है कि सूबों के पास कितने पैसे उन्होंने खर्च करने थे या उनको जो सरप्लस का कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ। स्टोरी में कहा गया कि ख़ास तौर पर पिछले चंद महीनों में बहुत ज़्यादा खर्चे जो हैं सूबों ने बढ़ा दिए हैं। अब कहानी में ये भी बताया गया कि इस वक्त जो पंजाब है उसके डेवलपमेंट सेक्टर पे जो खर्चे हैं वो तकरीबन वफाक के बराबर हैं। अब यहाँ ये बहस की जा रही है और की जा सकती भी है कि ये खर्चे जो हैं ये किसको करने चाहिए, क्या डेवलपमेंट के ऊपर वफाक को खर्चे करने भी चाहिए कि नहीं, या सिर्फ सूबों की ज़िम्मेदारी है। मगर पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि एक तरफ जहाँ बहुत से फ़ंड्स जो हैं वो सूबों की तरफ डाइवर्ट भी कर दिए गए हैं, मगर इसके बावजूद वफाक जो है वो अब भी डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से या डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो है वो कर रहा है। इस मसले का हल क्या है? ये IMF अगर जिसको हम कह सकते हैं कि IMF हमारी ये जो बुरी आदतें हैं, शायद जिनमें से एक ये भी है, ख़र्चा कहाँ होना चाहिए और किसको करना चाहिए, उसको ठीक नहीं कर सका, तो फिर व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? और ये आजकल सवाल शायद इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत गुफ्तगू हो रही है कि NFC अवार्ड जो है उसको रीनेगोशिएट किया जाएगा या करना चाहिए, उसके बग़ैर
मुल्क की जो मईशत है उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इस कहानी में भी इसका जिक्र है कि जो प्लानिंग मिनिस्टर है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म से ये उनको तजवीज़ दी है कि वो NFC अवार्ड जो है इसमें कोई तब्दीली करें, चाहे वो है इन टर्म्स ऑफ द फंड्स कि किस सूबे को कितने पैसे जाते हैं, वफाक के पास कितने रहते हैं, या ये कि उनके लिए भी कोई टारगेट्स क्रिएट किए जाएं कि अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो किस चीज़ पर कर रहे हैं। तो ये जो बहस है ये जारी ही है और IMF के प्रोग्राम में हो सकता है कि इसका कोई हल भी निकले। तो इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं स्टूडियो में सनाउल्लाह खान साहब, हमारे कॉलीग हैं, चीफ रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साजिद अमीन साहब ने, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये माशी अमूर पर। और हमारे साथ मौजूद है अमार हबीब खान साहब, माहिर मईशत ये भी हैं, ख़ास तौर पे एनर्जी के इश्यूज़ पे। तो इन तीन मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे। पहले अगर मैं डॉक्टर साजिद अमीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, डॉक्टर साहब, अब 3 टारगेट्स बकौल एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी के मिस हुए हैं मगर कोई ख़ास ख़तरा नहीं है। बट सर, जैसे मैंने कहा कि जब भी आप ये मिस टारगेट्स को देखें तो फिर जो दूसरी तनकीद होती है हुकूमत की मईशत की हैंडलिंग पे कि रिफॉर्म नहीं कर पाए, तो लगता ये है कि ये तीनों जो मिस टारगेट्स हैं दे हाईलाइट दैट बिट कि वो जो रिफॉर्म करना था या कुछ टैक्स बेस को ठीक करना था, कुछ खर्चे कम करने थे, हुकूमत ने उस पर कोई काम नहीं किया। और शायद IMF को भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टोरी बार बार कह रही है कि ये टारगेट्स मिस हुए हैं, इट डजंट मैटर। जी आरफा, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मेरे नज़दीक जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था या जब ये समरी रिलीज़ हुई तो उसको देख रहा था, तो जो सबसे बड़ा अहम जो पॉइंट था जो हमारे ओवरऑल सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को शो करता है, वो ताजर दोस्त जो हमारी स्कीम है उससे हम 50 बिलियन का भी टारगेट पूरा नहीं कर पाए। एक तो ये टारगेट पाकिस्तान जैसे इकानमी में बहुत थोड़ा टारगेट था, बहुत ही लो लेवल पे था और हमने उसको भी मिस कर दिया। तो मुझे लगता है ये जो हमारी कैपेसिटी है या एबिलिटी है टू एक्सपैंड टैक्स नेट टू होलसेल और रिटेलर्स और ट्रेडर्स, वो मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है इस नंबर में। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरीसम पॉइंट था कि हम कैसे टैक्स बेस को इंक्रीज़ कर पाएंगे अगर हम 50 बिलियन का एक बहुत छोटा सा टारगेट भी जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल शायद इसका इम्पैक्ट जैसे स्टोरी भी कह रही है वो शायद इसलिए नहीं होगा कि हमने जो प्राइमरी सरप्लस देना था IMF को वो हमने उससे ज़्यादा दिया है जो एक्सपेक्टेड था। हमने 2.4% ऑफ GDP दे दिया है, अराउंड 2.7 ट्रिलियन है। सूबों ने जो टैक्स का टारगेट रखा गया था वो मीट किया है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से वो सरप्लस में कमी हुई, बट ओवरऑल ये सरप्लस ही रहा है। कोई तकरीबन 280 बिलियन की करीब शॉर्टफॉल है जो हमने रखा हुआ था। तो शायद नेगोशिएशंस पे इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो ना आए। इसी तरह हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हुआ है 2023-24 की निस्बत 24-25 में 5.9% ऑफ GDP से 5.4 पे आ गया है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल जो हमारे रिफॉर्म्स कैपेसिटी पे है वो 50 बिलियन का टारगेट भी पूरा ना कर पाना है। ये आई थिंक बड़ा क्वेश्चन है एक हमारे रिफॉर्म्स की एबिलिटी के लिए। अमार साहब, अगर इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएं जो साजिद साहब ने भी बात की, तो इसका तो सर एक मतलब यही समझ आता है कि जो इस वक्त बोझ डाला गया, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से भी शिकायत आती हैं कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया, कि इसको हम तब्दील होते हुए शायद अगले साल भी ना देखें। हुकूमत हर दफ़े हमें ये तसल्ली देती है कि नहीं जी वो बस हम ज़रा मामलात ठीक कर लें तो फिर हम टैक्सेस भी कम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब का भी स्टेटमेंट आती रहती है हर बजट से पहले कि वो चाहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पे बोझ कम हो, पर अगर यही हालात रहे तो शायद अगले साल भी ये मामलात यहीं रहेंगे, इसी तरह रहेंगे। देखिए, पोजीशन ऐसी आ गई है कि टैक्स कम अब नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सके क्योंकि हमारे अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब अखराजात क्यों बढ़े हैं? जैसे कि सूबों को एक एलोकेशन हो जाती है, ठीक है, हम तकरीबन 56% जो है वो सूबों को एलोकेशन हो जाती है। उससे फिर क्या होता है कि हर साल आपने करनी ही है एलोकेशन, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो अखराजात को पूरा करने के लिए आमदन भी तो कहीं से चाहिए ना हमें। जब तक आमदन नहीं मिलेगी तो अखराजात कैसे कवर होंगे? और आमदन के लिए जो है आपने टैक्स बढ़ाना है।
تو جب تک یہ NFC کا فارمولا تبدیل نہیں ہوگا، اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، ٹیکس ریڈیوس نہیں ہو سکتے، اور ٹیکس بڑھانے سے آگے پرابلم اب یہ ہوگی کہ آپ کی معیشت بالکل رک گئی ہے، کیونکہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ ہے، کوئی فارملی بزنس کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے وہ انفارمل کام ہو رہا ہے. تو آپ نے ٹیکس ریٹ گرانے پڑیں گے اگر کسی بھی قسم کی آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی چاہیے. اور جو ابھی طریقہ کار ہے جس میں فیڈرل اور پروونشل کا سپلٹ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آپ ٹیکس گرا ہی نہیں سکتے. تو دونوں کو جو ہے صوبوں کو اور فیڈرل کو ساتھ بیٹھ کے کوئی دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو خسارہ ہوتا ہے اس کو کس طرح ریڈیوس کریں، آگے جا کے کس طرح اخراجات جو ہیں جو پروونسز کے پاس ہیں وہ ریڈیوس ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں مینج ہو سکیں، ورنہ ہمارے ٹیکس بڑھتے رہیں گے اور معیشت جو ہے وہ یہ 2-2.5% سے زیادہ نہیں بڑھ پائے گی آگے. عمار صاحب ویری کوئکلی، یہ کنسنسس سے فیصلہ ہوگا یا ایک آئینی ترمیم سے فیصلہ ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ NFC ایوارڈ کا تو پرنسپل یہی ہے کہ ایک دفعہ جو اماؤنٹ سیٹ ہو گیا وہ کم نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں، اس میں وہ تو فیصلہ طے ہو گیا، مطلب پتھر پہ لکیر تو یہ نہیں ہے کہ فیصلہ طے ہو گیا اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ جی ڈیفیسٹ جو ہے، خسارہ جو ہوتا ہے اس کو کس حساب سے ریڈیوس کرنا ہے. صوبوں نے بھی اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ فیڈرل جو ہے صرف آمدن بے تحاشا اکٹھی کرتا ہے ٹیکسز کے تھرو، وہ سارا صوبوں میں بانٹ دیتا ہے. صوبوں کی بھی رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی. اس میں یہ دیکھیں کہ جی ہارڈ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ صوبے اپنے اخراجات کتنے اپنے ٹیکسز کے تھرو کر سکتے ہیں. آپ کراچی میں دیکھ لیں، کراچی میں بے تحاشا پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے مگر وہ ہوتا نہیں کیونکہ صوبے کو انسینٹیو ہی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جس کو پروونس جو ہے وہ کر سکتا ہے مگر اس کے پاس انسینٹیو ہی نہیں ہے کرنے کا، کیونکہ جب فیڈرل سے آ جاتا ہے تو وہ کیوں بادر کرے گا کرنے کے لیے. تو ضروری ہے کہ صوبے جو ہیں دے اسٹیپ اپ، ورنہ اس طرح چلتا رہا 2-2.5% سے زیادہ ہماری گروتھ نہیں آ سکتی کبھی بھی. یہی ثناء اللہ صاحب جو بات اب عمار صاحب نے کی کہ NFC کو دیکھنا پڑے گا. اب NFC کو دیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں نا، جیسے انہوں نے ابھی بات کی کہ ذمہ داری بھی تو بانٹی جا سکتی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے صرف کیونکہ NFC کی یا 18ویں ترمیم کی بات کریں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صوبوں سے آپ پیسے واپس لے لیں گے، پر اور طریقے بھی تو ہیں. ان کی ذمہ داری بھی بڑھائی جا سکتی ہے، کچھ خرچے بھی ان تک شفٹ کیے جا سکتے ہیں. واٹ از دا ڈسکشن؟ مطلب کہ جب یہ ہم سٹوری میں بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ احسن اقبال صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کی یا کہیں اور یہ گفتگو ہوئی، تو وہ کن پیرامیٹرز میں گفتگو ہو رہی ہے؟ شکریہ میڈم. ایک تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جب 18 امینڈمنٹ ہوئی نا اس وقت یہ طے کیا گیا، کیونکہ سارے جو سبجیکٹ تھے وہ ڈیوالو ہو گئے، صوبوں کے پاس چلے گئے اور یہ طے ہوا کہ ان کا شیئر بھی بڑھے گا. وہ 56 نہیں ہے، وہ تقریباً 58% سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ گئے نہیں آپ کے پاس، نہ آپ کے پاس ایکسپینڈیچر وہاں پہ گئے. آج بھی جس طرح آپ نے بتایا وفاقی حکومت صوبوں کے جو پروجیکٹ ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ کر رہے ہیں. ارکان پارلیمنٹ کو ڈرنکنگ واٹر کے اور گلیاں بنانے کے لیے بھی 70-80 ارب روپے 100 ارب روپے ہر سال یہ دیتے ہیں، وفاق دیتی ہے. جی ارکان پارلیمنٹ کو، اور وہ پولیٹیکل بنیادوں پر دیے جاتے ہیں. پتہ ہے ضرورت نہیں ہے اس کی. حالانکہ NFC کے تحت آپ کا ایک پروونشل NFC بھی ہے جس میں ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل کو ان کی آبادی کے حساب سے فنڈ جانے چاہیے، لیکن کوئی بھی صوبہ وفاق بھی وہ بلدیاتی الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے اور وہ پیسے اس طرح نہیں جاتے. یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ڈیبیٹ ہے. ایشو یہ ہے ہمارا ایشو کیا ہے اور یہ جو ہم نے ٹارگٹ آئے تھے یہ کیوں پورے نہیں ہوئے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ FBR نے جو ٹارگٹ اچیو کیا ہے، جو کلوز ہوا ہے سال، جس کی فسکل رپورٹ آپ بتا رہی ہیں، وہ 26% انکریز ہے ریونیو میں. وہ چھوٹا نہیں ہے. 12.3 کا ریوائز ٹارگٹ تھا، پہلے 12.9 تھا، اور 11.7 انہوں نے ٹریلین جو ہیں ریکور کیے ہیں. اور اس کو اگر آپ انفلیشن اور گروتھ کو شامل کر لیں تو یہ بہت زیادہ ہے. یہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی وجہ سے. اور صرف یہاں سے نہیں ٹوٹی، آپ دیکھ لیں آپ نے نان ٹیکس ریونیو میں کیا کیا ہے. نان ٹیکس ریونیو میں لاسٹ ایئر فائنینشیل ایئر میں 30% انکریز آیا ہے. اور آپ نے جو پیٹرولیم لیوی پہلے 6 سے 8 روپے لیٹر ہوتی تھی، پیٹرول پہ 6 روپے آپ کو یاد ہو، ڈیزل پہ 8 روپے لیٹر، آج پتہ ہے وہ کتنی ہے؟ 80 روپے پر لیٹر سے زیادہ ہے. آپ نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اور اس کا ہوا یہ کہ وہ 5.6 ٹریلین آپ نے نان ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا. مجبوری ہے، نہیں کریں گے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تقریباً 9 ٹریلین آپ نے انٹرسٹ پیمنٹ کی ہے. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، شاید میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم کنزمپشن کے لیے ٹیکس لیتے ہیں. بالکل. آپ ٹیکس وہ لیں
प्रोजेक्ट के लिए जिसका रेट ऑफ रिटर्न आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो तो मैटर ही नहीं करता। किया है ना उन्होंने पेट्रोल में, बलूचिस्तान में सड़क बनाने के लिए सर कोई नहीं, वो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो अलग है, वो कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली आपको अपने एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे। 18 अमेंडमेंट के बाद वफाक में 4 से 5 वजारतों के अलावा ज़रूरत नहीं है। आपको 400-500 इदारे चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वफाक में हज़ारों की तादाद में सरकारी गाड़ियाँ और फ्यूल चलते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। एक एक सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास 6-6, 8-8 गाड़ियों के काफ़िले हैं। ज़रूरत है? हमारा रोज़ मजाक बनता है, आप टीवी चैनल्स पे देखें, सोशल मीडिया पे रोज़ काफ़िले दिखाए जाते हैं। ठीक सर, इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकते। और आप तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली सर, जो आपकी बात मुझे समझ आई कि वफाकी हुकूमत के खर्चे कम करने की जरूरत है। जी, वो एनएफसी भी रिवाइज इस तरह नहीं होगा। एनएफसी भी वो जो आप बात कह रही थी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, सूबों को बाई फोर्स बिठा के आपको फिस्कल पैक्ट करना पड़ेगा, सूबों के साथ भी और सियासी जमातों के साथ भी। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सनाउल्लाह खान साहब से, डॉक्टर साजिद अमीन साहब से और अम्मार हबीब खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से और आगे ये IMF प्रोग्राम को या मईशत को चलाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपने सुनी सना साहब की बात, वो तो ऑब्वियसली उनका तो यही ख्याल है कि ये अगर NFC को दोबारा देखने की ज़रूरत है तो उसमें वफाकी हुकूमत के खर्चे कम करने चाहिए। उनकी अब काम नहीं है जो वो जिनके ऊपर वो पैसे खर्च कर रहे हैं। पर सर, आपको लगता है कि दिस इज़ द वे वी विल गो फॉरवर्ड? ये तो नहीं होगा कहीं कि मामला दूसरी तरफ चला जाएगा कि सूबों से इख्तियार लेके वापस वफाक को दे दिए जाएंगे और खर्चे भी वफाक में रहेंगे, सूबों के कम किए जाएंगे? मेरा ख्याल है एक तो जो बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जो तमाम अनप्रोडक्टिव गैर ज़रूरी अखराजात हैं, वो चाहे फेडरल कर रहा है चाहे प्रोविंसेस कर रहा है, हमें उनको ख़त्म करना होगा। गवर्नमेंट बात तो करती है लेकिन उस तरह से कर नहीं पाती है, चाहे वो सूबे कर रहे हों या उसमें कर। दो तरह से हमें बेसिकली काम करना होगा। हमारे जो गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना है, लेकिन शायद ये भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बेहतर नहीं होगी, आप किस हद तक खर्चे कम कर पाएंगे, उसका भी एक लेवल होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, क्लाइमेट चेंज के खर्चे अपनी जगह बढ़ते चले जा रहे हैं, तो खर्चे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन है कि गैर ज़रूरी अखराजात जहाँ जहाँ कम हो सके उनको कम करें, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाना ही सबसे अहम हमारे पास एक होगा टूल, जो है एक लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एक तो ये। दूसरा, मेरे ख्याल आपका सवाल बड़ा ही अहम है। ये गलत अप्रोच होगी अगर हम दोबारा से सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जो पूरी दुनिया है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। फिस्कल लेवल्स को, जो फिस्कल पॉलिसी को, जो टैक्स की पॉलिसीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी हमने देखा है कि फिस्कल फेडरलिज्म, जो कि पाकिस्तान का मॉडल है, वो सिर्फ वहीं कामयाब हुआ है लोगों को सहूलतें पहुंचाने में जहां पे उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है। तो अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो शायद उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। जहां जहां उसके अंदर कमज़ोरियां हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जो पहला मुझे लगता है स्टेप जिस पे हमें करने की ज़रूरत है, और जो आपने भी बार बार पूछा कि NFC को कैसे किया जाए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो NFC है वो एक कंसेंसस बॉडी बन गई है। अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में देख लें तो वहाँ जो NFC है वो एक टेक्निकल बॉडी है जिसके पास कुजाए जुडिशियल पावर्स होती हैं। हमें NFC को एक टेक्निकल बॉडी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से हम 8th NFC 9th NFC नहीं कर पाए, वो इसकी सियासी फोरम बन जाना है, कंसेंसस का फोरम बन जाना है। पूरी दुनिया में NFCs जो हैं उसका एक जुज़ तो ज़रूर होता है कि कंसेंसस से चला जाए, लेकिन ये एक टेक्निकल बॉडी होती है जो ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को अपग्रेड करती है। सेकंड पॉइंट इसमें कि जो बहुत ज़्यादा चेंज हमें NFC में करने की ज़रूरत है वो बेसिकली ये है कि आपने जो टैक्स पोटेंशियल है सूबों का, उसका वेट कितना रखा हुआ है, वो सिर्फ 7-7.5% के करीब है। तो कोई भी सूबा उसको टैक्स सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। बट एट द सेम टाइम मरकज़ को ये इख्तियारात सूबों से लेके निची सतह तक मुंतकिल करना होंगे। इसका जो रिवर्सल है वो नुकसानदेह होगा सियासी तौर पे भी और इकोनॉमिकल तौर पे भी। किसी भी फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत रखने के लिए हमें इसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ही जाना होगा। सही।
अमार साहब, आपने सुनी डॉक्टर साहब की बात, बहुत अहम उन्होंने पॉइंट उठाया कि वी नीड टू मेक दिस मोर ऑफ अ टेक्निकल इशू, कि इसको हमें टेक्निकली इस सारे मामले को देखना चाहिए, सियासी तौर पे नहीं। पर सर कितनी गुंजाइश है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के लिए जो एक माशी मईशत जिसको इतनी समझ नहीं आती, तो वहाँ तो सवाल यही है कि ये तो इतना एक सियासी मामला बन चुका है, उसको हमने तो उसको बिल्कुल लिंक कर दिया है सूबों के इख्तियारात के साथ, और जिसकी वजह से बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप एनएफसी को रीनेगोशिएट करेंगे तो ये लोगों के साथ बहुत ज्यादती होगी, लोगों के ऊपर खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। देखें, अभी तो ये हो रहा है, मैं फुली अग्री करूंगा डॉक्टर साहब की बात से कि ये प्योरली टेक्निकल इशू है, उसको सियासी रंग से नहीं एक टेक्निकल तरीके से देखना चाहिए। और लोगों के साथ ज्यादती तो अभी हो रही है क्योंकि इसके तहत तो कोई ग्रोथ ही नहीं आ पा रही, जो मईशत है वो ग्रो ही नहीं कर पा रही, तो मतलब ज्यादती तो असल ये हो रही है। मतलब ये तो मकसद नहीं है मुल्क का कि जी उसमें जो है सूबा पैसे बांटता रहे या फेडरल पैसे बांटता रहे, जब तक पैसे बट रहे हैं लोग खुश हैं, वरना ज्यादती हो रही है। मईशत चल नहीं रही है, काम हो नहीं रहा है, सनद लग नहीं रही है, तो असल ज्यादती तो ये है। नहीं अमार साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, बट जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं वो ये कहते हैं ना कि जी वफाक के खर्चे कम करें, ये तो एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्चे होते हैं, तो आप ये सूबों से पैसे लेंगे तो फिर एजुकेशन पे और हेल्थ पे कम खर्चा होगा, आप वफाक के खर्चे कम करें, ये आर्ग्यूमेंट है। वफाक के तो बिल्कुल खर्चे कम करें, आप कर दें, हम चले वो कहते हैं कि जी फलाना इतने सारे यूनिट है, इन सबको बंद कर दें, अज्यूम कर दें कल सब बंद हो गया, कितने पैसे बच जाएंगे उससे? कोई ये नंबर कोई नहीं देगा आपको। अच्छा, कितने पैसे बचे? आप बोलेंगे जी ये मिनिस्ट्री सारी बंद कर दें, चलें जी बिस्मिल्लाह करें, सारी मिनिस्ट्रीज बंद कर दें, कितने पैसे बचेंगे? नो वन नोज दिस, तो क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया हुआ है। बात सारी ये है कि आपने बंद भी कर दिया तब भी ये प्रॉब्लम का हल नहीं है। नो प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड हियर। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि राइट साइजिंग बातें करना उसके बारे में आसान है। आप बोले कि जी कल हम एक यूनिट बंद करने जाते हैं, 400 बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उसकी जो एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, उसकी एक सोशल कॉस्ट होगी, उसको किस तरह मैनेज करना है? क्या हमारे पास फिस्कल स्पेस है गोल्डन हैंडशेक की, इन सब चीजों की? तो इट्स इजी टू से कि जी बंद कर दो। अरे बंद करके कैसे बंद करो, ये कोई नहीं बता रहा कैसे बंद करो या कितनी उससे सेविंग होगी, ये सब बोलेंगे कि जी बंद कर दो। सो आई थिंक ये फुली अग्री विद डॉक्टर साहब कि जी दिस इज अ वेरी टेक्निकल इशू एंड इट नीड्स टू बी अप्रोच इन अ टेक्निकल वे। और ये अब और हम जो है आमदन नहीं बढ़ा सकते, टैक्स और आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इकोनॉमी जब हम या टैक्स तभी बढ़ेगा जब आपकी इकोनॉमिक इंजन चलेगा। इस तरह तो इंजन आपका चल ही नहीं सकता। खड़ी गाड़ी पे आप बढ़ाते हैं, कितना टैक्स बनाएंगे उस पर? एक वो हद पहुंच गई है कि आप और बढ़ा भी नहीं सकते, और अखराजात को ही हमें कम करना पड़ेगा, या हम बस कंटिन्यूसली जो है बेसिकली बोरो करते रहेंगे, और बोरो करते हुए पूरे डेट पर ही जो है सूबे चलते रहेंगे और सूबों का अखराजात चलते रहेंगे। ये सिलसिला वरना आगे ताहयात चलता रहेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें सनाउल्लाह खान साहब से, डॉक्टर साजिद अमीन साहब से और अमार हबीब खान साहब से। सनाउल्लाह खान साहब, सर आपको लग रहा है कि ये, क्योंकि हम बार बार सब ये इस बात पे तो इत्तेफाक करें कि ये सियासी मसला है, कोई इतना आसान नहीं है, तो क्या हम ये अब अगले बजट से पहले, आपको लगता है कि ये हमारे पास अब जो विंडो है, मैं मतलब कि एज एन ऑर्डिनरी पर्सन मेरा सवाल ये है कि भाई अगले साल तक हो जाएगा, या आपके ख्याल में इसके ऊपर भी जो हमारी डिस्कशंस हैं या मुज़ाकरात हैं वो साल दो और चलेंगी, और इसी तरह हम IMF जो है हमारा रगड़ा या कचूमर निकालता रहेगा टैक्सेस तनख्वाहदार तबके पे डाल पिछले जो 3-4 NFC हुए हैं ना, उनकी आपको पता है हमने रिपोर्टिंग की है, और कई दिन हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर खड़े रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर होते हैं, फेडरल मिनिस्टर होगा फाइनेंस का, फिर एक्सपर्ट होते हैं हर सूबे से एक, तो वो एक लंबी सिटिंग होती है, और ये भी उसमें तय है कि जो एक परसेंटेज तय हो चुकी है वो कम नहीं होती। हाँ, कि वो जितना 56% गालिबन है ना, कि तो वो अब इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो मैं डॉक्टर साहब की बहुत सारी बातों से एग्री हूँ कि ये टेक्निकल इशू है, और बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए 18 अमेंडमेंट बहुत अच्छी तरमीम थी, और उसके तहत जो चीज़ें की जा रही थी, सोचा जा रहा था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। होता क्या है, जब सूबों को पैसे जाते हैं ना, अब जिस तरह 4 ट्रिलियन आपके पास जो हैं पंजाब के पास है, सही सूबों में हो ये रहा है, और जब से 18 अमेंडमेंट आई है, जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑल इन ऑल बन जाता है, वो डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए पूरा जो एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए वो भी नहीं बनता। अगर बन भी जाए तो इल्ज़ाम भी आता है कि पंजाब पे के तमाम पैसे जो हैं
वो सेंट्रल पंजाब पे खर्च होते हैं या लाहौर पे खर्च होते हैं। और राजनपुर, ये माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर शिकायत नहीं है, सब चीफ मिनिस्टर जो है वो बादशाह बन गए। मैं सबका कह रहा हूँ, वो डिप्टी कमिश्नर को एक जरिए सब कुछ करते हैं, कोई जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके जरिए नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है कि इस सूरत हाल से निकलेंगे कैसे। सबसे बड़ा जो क्राइसिस है इस मुल्क को और सब ने वो मिलकर फेस कर रहे हैं, वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है। फेडरल का जो एक हेड है ना सिर्फ 8.9 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन ही इंटरेस्ट पेमेंट, आप उससे अंदाज़ा कर लें कि वो आपका जो जितना रेवेन्यू बच जाता है, आमदन बच जाती है वफाक के पास, वो एक हेड ही खा जाता है। सही। और उस हेड को भी बाज़ दफ़ा फीड करने के लिए आपको फिर लोन लेना पड़ता है। प्रॉब्लम हमारा ज़्यादा यहाँ पे है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा जो था, जो इस वक्त तो टैकल है IMF की वजह से, वो करंट अकाउंट है। हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल इस लेवल पे नहीं है कि हम हमारे जो रिक्वायरमेंट है डॉलर की वो हम पूरी कर सकें, और उसी लिए हम हमेशा IMF के पास जाते हैं। फिर IMF अपने अंदाज से जो उनका तरीक़ाकार है, इस दफ़ा तो बड़ा सख्त किस्म का हमारा प्रोग्राम है जिससे हम निमट रहे हैं। जी गेस्ट तीनों गेस्ट के लिए रिक्वेस्ट है कि जी अब वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, सो बहुत क्विकली मैं आपसे जो आज की एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है उस पर पूछना चाह रही हूँ। सदर ट्रंप ने 50% के टैरिफ्स इंडिया पर अनाउंस कर दिए हैं, तो अब मैं आप तीनों से यही पूछूंगी कि क्या इसमें पाकिस्तान कोई एडवांटेज है, कोई हम ट्रेड का एडवांटेज ले सकते हैं? डज इट सूट अस, या हम सिर्फ इसमें इसलिए खुश हों कि भारत के साथ बुरा हो रहा है? डॉक्टर साहब, आई विल बिगिन विद यू। आरफा, थैंक यू। मेरा ख्याल है एक वो शेर है ना पंजाबी का कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। मेरा ख्याल है ये जो ट्रंप का मॉडल है, ये पूरी की पूरी दुनिया का जो ट्रेड का सिस्टम था उसको इसने हिला के रख दिया है। आज शायद हमें थोड़ा सा फायदा हो जाए, बट इन द लॉन्ग रन हर पावरफुल उठेगा। कल को लेट्स सी कोई और मुल्क है जो पाकिस्तान से नाराज हो जाता है, वो इसी ट्रेडिशन को लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर 50% का, 70% का, 80% का टैरिफ लगा देता है, तो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये एंटायर सिस्टम के लिए, ग्लोबल ट्रेड सिस्टम के लिए खतरे की बात है, और हमें शायद इस पे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये पूरे सिस्टम को इसने डीरेल कर दिया है। अगर मैं एक क्विकली सिर्फ बता सकूं कि NFC की जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सूबों से वापस लें, हम ये कह रहे हैं कि आप उसको किस सिस्टम के तहत दे रहे हैं, उस सिस्टम को इम्प्रूव करें, उन क्राइटेरियाज को इम्प्रूव करें, वो आउटकम बेस्ड हों, टैक्स का वेट बढ़ा दें, आउटकम्स का बढ़ा दें। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा नहीं कि उनसे पैसे वापस लेने हैं, उनको देने चाहिए। और 18वीं तरमीम उसको बेहतर करने की गुंजाइश जहाँ जहाँ है वो होनी चाहिए, वो रिवर्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अमार साहब, द सेम क्वेश्चन टू यू सर। 50% टैरिफ जो है अभी इत्ला आई है, व्हाइट हाउस ने भारत के लिए ऐलान कर दिया। बिल्कुल जी, ऐसा ये फुली अग्री विद डॉक्टर साहब कि दिस इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा कंपेटिटिव एज हासिल होगा तो एक शॉर्ट टर्म में जरूर हम फायदा ले सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इंस्टेबिलिटी की ही बात है। सनाउल्लाह साहब, ये क्यों कह रहे हैं अमार साहब के शॉर्ट टर्म में ही हमें सिर्फ थोड़ा सा फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता? वो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है या जो उनकी अनाउंसमेंट है वो डे टू डे नहीं होती, वो सुबह शाम दोपहर के हिसाब से होती है। तो उनका कोई पता नहीं कि कल वो कह दें कि जी पाकिस्तान पे भी 50% या इंडिया पे वो 10% कर दें, तो उनका उसको आप सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है तो पाकिस्तान, क्योंकि बड़ा कंपटीटर है भारत पाकिस्तान का, ठीक है, और अमेरिका में हमारी 95% जो एक्सपोर्ट हैं वो टेक्सटाइल की है। तो हमारा कंपटीटर बेसिकली बांग्लादेश है, वियतनाम है, और थाईलैंड है, श्रीलंका है। टेक्सटाइल में इतना कंपटीशन हमारा इंडिया से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी टैरिफ के इशू पे बात करेंगे, अमेरिका की जो ये पॉलिसी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अमेरिका से जो पाकिस्तान के तो ताल्लुकात पे हम बात करते ही रहते हैं, भारत के ताल्लुकात पिछले दिनों में ख़ास तौर पे जो टैरिफ का इशू है। आज ही इत्ला आई है कि सदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ का जो है ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है अमेरिका की, माफ़ करिएगा, भारत की जो मईशत है और जो वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका की तरफ। मगर ये
ایک دم فیصلہ جو ہے کیسے ہوا؟ کیونکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے رہے اور ٹل دی الیکشن آف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم کہہ سکتے ہیں اچھے رہے. آج ہی رائٹرز نے بھی اس پہ ایک بہت تفصیل سے سٹوری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح جو ٹیرفز کے اوپر مذاکرات تھے وہ کافی بھارت کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور ان کو ایک اچھا اس میں سے رزلٹ بھی ملے گا، بٹ کس طرح وہ کچھ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کچھ جو پاک بھارت ایک کانفلکٹ ہوا اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں اتنے خراب ہوئے کہ پھر صدر ٹرمپ نے بار بار وہ رشین تیل کا ذکر کیا اور آج 50% کا یہ ٹیرف اناؤنس کر دیا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انور صاحب، سینئر صحافی ہیں، ڈان سے وابستہ ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو انور اقبال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ یہ شاید آپ کی بھی نظر سے وہ رائٹرز کی سٹوری گزری ہو، بہت آج کل اس پہ ذکر ہو رہا ہے. عباس ناصر صاحب نے ڈان میں بھی لکھا کہ یہ جو تعلقات ایک دم خراب نہیں ہوئے، اگر ہم خراب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان. It's been a series of events which perhaps date back to before the election in America. دیکھیں یہ بات کسی حد تک درست ہے، یعنی جو بھارت کے تعلقات ہیں روس کے ساتھ، یوکرین کی وار پہ جو ان کا موقف رہا ہے، جن کی پوزیشن رہی ہے، اس پر ایران کے ساتھ ان کے تعلقات پہ واشنگٹن میں ہمیشہ ان کو تشویش کی نظروں سے دیکھا گیا اور ہمیشہ کوشش یہ کی گئی کہ بھارت کو کسی طرح نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تجارت کے ساتھ اور مختلف ذریعے سے مولڈ کر کے اس کی بعض پالیسیز میں تبدیلی لائی جائے. اصل میں ایک بنیادی ایک چیز ہے جس پہ کم گفتگو ہوتی ہے، وہ جو فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ اب بھارت امریکہ کا حلیف بن گیا ہے تو پوری طرح حلیف بن جائے، جبکہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے اپنی دوستی اپنی جگہ، لیکن اس کی جو اپنی ایک پوزیشن ہے بعض ایشوز پہ وہ قائم رہے. مثلاً یہ کہ آپ نے پوری تاریخ ہے ان کی نان الائنڈ موومنٹ میں بھی رہے اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی جو ایسٹ اور ویسٹ کی ڈیوائڈ ہے اس کے بیچ میں رہ کے دونوں سے تعلقات رکھے جائیں. تو انڈیا اب بھی یہی چاہتا ہے کہ روس سے بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں، ایران سے بھی اچھے ہوں. وہ امریکہ سے اس حد تک ہی دوستی چاہتا ہے جس حد تک دوستی اس کے لیے مفید ہو، اس سے آگے آگے نہیں جانا چاہتا. اور یہی ایک چیز ہے جو اس بات کو بھی ایکسپلین کرتی ہے کہ اب پاکستان کی اہمیت دوبارہ کیوں بڑھ رہی ہے واشنگٹن میں، کیونکہ واشنگٹن کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ بھارت اس طرح کا حلیف نہیں ہو سکتا جس طرح کا پاکستان تھا کہ آپ نے کہا کہ سرزمین استعمال کرنے دو. افغانستان میں سرزمین استعمال کی، آپ نے فوجیں مانگی مختلف، مطلب ایون صومالیہ سے وڈرال کے لیے تو انہوں نے اپنی فوجیں دے دی. تو اس طرح کا سارا کام جو ہے وہ بھارت نہیں کر سکتا. تو اب صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسے حکمران ہیں جو طرح مختلف ہے دوسروں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے تجارت کرتے ہو، ہم سے منافع کماتے ہو، ہم سے ہتھیار لینا چاہتے ہو. بٹ انور صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، پر جس میں کچھ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈرائیونگ اے ہارڈ بارگین کا بھی شاید ایلیمنٹ ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 50% اگر انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس 50% کے بعد بھارت کے اوپر دباؤ زیادہ پڑے گا، وہ کوئی کنسیشنز دیں گے، وہ صدر ٹرمپ کی یا یو ایس ایڈمنسٹریشن کی کوئی بات مانیں گے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ ویری مچ سو. دیکھیں آپ کو اس میں کی طرف آ رہا تھا. سلسلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں، مثلا پہلے ایک لائٹر پوائنٹ سے شروع کروں جس کو ہمارے یہاں اس کو مذاق سمجھا گیا، لیکن وہ مذاق نہیں تھا. صدر ٹرمپ سیریس ہیں، اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کو امن کا نوبیل پرائز ملنا چاہیے، اور وہ اس بات کو سیریسلی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کے درمیان ایک نیوکلیئر وار روکی ہے، اور نیوکلیئر وار روکنا ایک اتنا بڑا کام ہے کہ ان کو نوبیل پرائز تو ملنا ہی چاہیے. اور بھارت اس بات سے سرے سے انکار کرتا ہے کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس میں. لیکن اس کے علاوہ
ٹریڈ کے بارے میں وہ ایک بارگین ایسی کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ کے لیے فیوریبل، اور ان کے بارے میں مشہور ہے جب وہ اپنا جب بزنس کرتے تھے اور بلڈنگیں لے کے بناتے تھے۔ سٹیکنگ پوائنٹس ان دی ٹریڈ نیگوسیشنز، کیا سٹیکنگ پوائنٹس ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان جو ٹریڈ نیگوسیشنز پر؟ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ٹریڈ بیلنس جو ہے امریکہ کے فیور میں ہو، اور جو کہ ڈفرنس بہت ہیوج ہے، 130 بلین کی تجارت ہے، ہماری تو صرف 7 بلین کی ہے، لیکن ہماری بھی 5 بلین جو ہے ہم بیچتے تھے اور 2 بلین خریدتے تھے، تو اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا اس ڈفرنس پہ۔ تو بھارت میں تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے، وہ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ملک سے تجارت میں جو بیلنس ہو وہ امریکہ کے فیور میں ہو۔ وہ ظاہر ہے انڈیا نہیں چاہتا، کیونکہ انڈیا کا اس میں بہت نقصان ہے، تو وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ پھر بھارت خریدے ہم سے، کچھ اور کرے، یعنی اس طرح کا کوئی سمجھوتا ہو کہ اگر یا تو ٹیرف بڑھا کے وہ فرق پورا کریں، اور ٹیرف بڑھا کے وہ فرق پورا نہیں کر سکتے تو پھر وہ ہم سے خرید کے چیزیں فرق پورا کریں، لیکن بیلنس امریکہ کے فیور میں ہونا چاہیے۔ تو اب سر واٹ نیکسٹ آن دس فرنٹ؟ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا بھارت کی طرف سے یہ کوئی جواب آئے گا؟ یہ سمجھنا کہ اب بھارت اور امریکہ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ وہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بھارت جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے ان کے لیے، اور خاص طور پہ چین کی وجہ سے، تو وہ دونوں طرف سے ہارڈ بارگیننگ ہوگی، اور اس کے بعد کسی نہ کسی میٹنگ پوائنٹ پہ پہنچیں گے اور کوئی سمجھوتا ہوگا، اس میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن اس میں پاکستان کے لیے ایک جو فائدے کی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سمجھوتے میں بھی اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کو بالکل اگنور کر دیا جائے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔